नमस्कार साथियों, स्वागत है आज एक ऊर्जावान दौर में, जिसे हमने अचीव किया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। प्रेगनेंसी वाले इवेंट को बोर्ड पर नाम मेंशन किया गया है, प्रेगनेंसी। जैसा कि प्रीवियस क्लास के एंड में फर्टिलाइजेशन करवा करके आपको जायगोट स्ट्रक्चर दिखाई गई थी और ये कहा भी गया था कि ये जायगोट का फीमेल की बॉडी में बनना इंडिकेट करता है कि अब उस फीमेल में प्रेगनेंसी वाली लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। प्रेगनेंसी एक 9 मंथ का कंप्लीट कोर्स है, पूरा शेड्यूल है, जिसमें बहुत सारे नॉर्मल, एबनॉर्मल, फिजियोलॉजिकल चेंजेस इंक्लूड किए जाते हैं। हम अपने सब्जेक्ट की शुरुआत में उन बेसिक डेज के डेवलपमेंट को देखेंगे जो फीमेल की बॉडी में जायगोट बनाना शुरू करता है। हम सिर्फ अभी इतना जानते हैं कि प्रेगनेंसी को इंडिकेट करने वाली हमारे पास सिंगल वन एक स्ट्रक्चर ही अवेलेबल है, जिसे जायगोट नाम दिया गया था। अब यही मैजिक हमें देखना है कि वो एक सेल जायगोट कैसे अपने आप को डेवलप करती है, जिससे हमारे जैसा पूरा एक वेल सेटल ह्यूमन बीइंग 9 मंथ के बाद मदर डिलीवर कर पाती है। तो एक सेल से इतने बड़े शरीर के बनने का जो प्रोसेस है, उस पोर्शन को हम यहां पे स्टार्टिंग में पहले डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी इवेंट्स के अंदर। आ जाते हैं सबसे पहले उन एमसीक्यूज पे जो बेस्ड है हमारे स्टार्टिंग में होने वाले डेवलपमेंटल पीरियड से। उन एमसीक्यूज को आप लोग देख लें, ऑप्शंस को हमेशा की तरह नोट डाउन कर लें, गैस मार्क करें, उसके बाद लेक्चर को पूरा अंडरस्टैंड करें। आफ्टर दैट रिवाइज करके उन्हीं एमसीक्यूज को करेक्ट करके कोरिलेट कर लें। तो स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज को जो डिपेंड है इस जायगोट के अर्ली डेवलपमेंट पे। आइए देखें वन बाय वन। क्वेश्चन पूछ रहा है, गैस्टेशनल एज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? अभी प्रेगनेंसी जैसे ही आएगी तो प्रेगनेंसी में शब्द फेमस आता है गैस्टेशन और गैस्टेशनल एज, एक्सप्लेन करेंगे अपन उसे। तो गैस्टेशनल एज के लिए क्या सही है, अभी आपको जो लगता है उस क्वेश्चन को गैस मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट वन, एम्ब्रियोनिक डिस्क। ये एम्ब्रियो क्या है, एम्ब्रियोनिक डिस्क क्या होती है, उसके रिगार्डिंग आपसे ये पूछ रहा है कि एम्ब्रियोनिक डिस्क किस प्रकार का अरेंजमेंट है, किस प्रकार की सेल डेवलपमेंट में हम देखेंगे जो एम्ब्रियोनिक डिस्क को डेवलप करेगी। क्वेश्चन सामने बोर्ड पर है, नोट डाउन कर लें, गैस मार्क कर लें। आते हैं नेक्स्ट पे, द पीरियड ऑफ ओवम। ओवम का जीवन काल, ओवम का समय कब से कब तक बताया जाता है इस जायगोट डेवलपमेंट के अंदर, वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि ओवम पीरियड या ओव्यूलर पीरियड कब से कब तक होता है। ऑप्शंस को गैस मार्क के तौर पे नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट, जायगोट डेवलपमेंट जो अपन अभी देखेंगे आज के लेक्चर में, उस डेवलपमेंट में फर्स्ट डिवीजन जब जायगोट का होता है तो डिवाइड करके बनने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाती है। सवाल ये आपसे पूछना चाहता है, जायगोट का फर्स्ट बार होने वाला डिवीजन किसको फॉर्म करता है? दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, एचसीजी हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी। अभी हार्मोन आएगा प्रेगनेंसी में, एक बहुत इंपॉर्टेंट एचसीजी। सवाल डिमांड कर रहा है कि प्रेगनेंसी में जो एचसीजी हार्मोन होता है वो कौन सी स्पेसिफिक लेयर से रिलीज किया जाता है। सामने इन 4 ऑप्शन में से ही एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, द कैविटी फॉर्म ऑन द एक्टोडर्मल साइड। डेवलपमेंट में देखेंगे अपन, एक्टोडर्म का एक अलग से साइड होगा, अलग से कॉर्नर होगा। उस एक्टोडर्म वाली साइड में जो कैविटी है, मेसोडर्मल फॉर्मेशन, उसे क्या कहा जाता है? कुल मिला के डेवलपमेंट में अपन पढ़ेंगे एक साइड, जिस साइड का नाम होगा एक्टोडर्म,
तो एक्टोडर्म की तरफ कौन सी कैविटी पाई जाती है, यह सवाल आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट वन, मेसोडर्म इज ब्लैंक जर्म लेयर। जर्म लेयर पर नाम सुनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। वहां से एग्जामिनर ने बड़ा छोटा एमसीक्यू बनाया है कि मेसोडर्म कौन सी लेयर है, बॉडी में कौन सी लेयर है। डेवलपमेंट के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है, यह याद रखिएगा। आज का लेक्चर डेवलपमेंट पे ही है, तो डेवलपमेंट के बेस्ड पे ही यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेसोडर्म कब डेवलप होती है, सबसे पहले, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, जो भी है। नेक्स्ट, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन एक प्रोसेस होता है, उसे स्टार्ट करने वाली स्ट्रक्चर कौन सी है। इम्प्लांटेशन एग्जैक्टली कौन सी स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है, सवाल पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी यहां पे इंक्लूड किए गए हैं। समरी बताते हैं पूरे लेक्चर की, तो बड़े गौर से उन्हें देखते रहिए। नेक्स्ट वन, इंप्लांटेशन से अगला सवाल, इंटरस्टिशियल इंप्लांटेशन कौन सी विशेष परत में जाकर के पूरा होता है। इंप्लांटेशन यूट्रस में कौन सी परत पे जाकर पूरा होता है, सवाल नहीं आपसे पूछा है। नेक्स्ट वन, फिर इंप्लांटेशन का, इंप्लांटेशन प्रोसेस के लिए कहा गया कौन सा कथन सही है। 4 स्टेटमेंट सामने बोर्ड पर हैं, उनमें से आपको देखना है कि इंप्लांटेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट एकदम सही है। तो ये अपने पास 10 एमसीक्यू थे जनरल से, जो हमारे डेवलपमेंटल प्रोसेस से रिलेटेड हैं। हम आज की क्लास में प्रेग्नेंट फीमेल को आगे पढ़ना चाहते हैं। यहां आपको बताया गया, जैसे ही फीमेल प्रेग्नेंट हुई, उसके पास सिर्फ एक सेल है जिसका नाम जायगोट है। अब हमें यह देखना है कि यह जायगोट स्टार्टिंग के दिनों में, शुरुआत के दिनों में कैसे कैसे खुद को डेवलप करता है और नई नई स्ट्रक्चर्स को बनाता है। आते हैं मेन लेक्चर पे, मेन हेडिंग पे। अगेन प्रेगनेंसी, तो अब बड़े गौर से सुनना। यहां प्रेगनेंसी में सबसे पहले मैं आपको क्या बताने वाला हूं, डेवलपमेंट से पहले कुछ विशेष चीज आपको नोट करवा रहा हूं। कई बुक्स में, इवन अपनी बड़ी फेमस डीसी दत्ता बुक्स के अंदर भी, पीडियाट्रिक की ओपी घई बुक में भी एक रेंज होती है जहां पे हल्का सा स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हमें हमारे एक एक लाइन को बड़े गौर से सुनना है। यहां डिस्कस करवाऊंगा मैं एज को लेकर। प्रेग्नेंट फीमेल में 2 एज बड़ी फेमस होती है। एज क्या होती है, नाम बताता हूं मैं आपको उनका। बोर्ड पर देखें, 2 नाम लिखे हुए हैं। एक नाम लिखा हुआ है गेस्टेशनल एज और एक नाम लिखा हुआ है फीटल एज। जी हां, प्रेग्नेंट फीमेल की प्रेगनेंसी कितने वीक की है उसे 2 एज से बताया जाता है। प्रेगनेंसी इंग्लिश कैलेंडर में तो बड़ा सरल बोल देते हैं 9 महीने की है, लेकिन हमारी ओबीजी में जितने भी माइलस्टोन होते हैं उन्हें वीक में पढ़ा जाता है। और प्रेगनेंसी जैसे ही स्टार्ट होती है वहां पर 2 एज आती है, एक गेस्टेशनल एज और एक फीटल एज। इन दोनों में एक हल्का सा डिफरेंस होता है जिसे हमें बड़ी डिटेल से सुनना है। गेस्टेशनल एज, फीटल एज, तो इनमें जो सबसे बड़ा और कॉमन डिफरेंस है वो क्या अंतर है, वो अंतर इस प्रकार है कि एक प्रेगनेंसी को अचीव हमने कैसे किया। हमने प्रेगनेंसी को अचीव किया फर्टिलाइजेशन से। आपसे पूछा जाए एक नॉर्मल फीमेल में फर्टिलाइजेशन कब होता है, तो वहां जवाब देंगे फर्टिलाइज होने के लिए फीमेल की बॉडी में सेकेंडरी oocyte निकलना जरूरी है। वो सेकेंडरी oocyte साइकिल में कौन से दिन निकलता है, तो जवाब हमें पता है, वो निकलता है 14वें दिन। अब एक जनरल सा क्वेश्चन, क्या एक फीमेल, क्या कोई भी फीमेल बिना साइकिल के प्रेग्नेंट हो सकती है? जवाब देंगे नहीं हो सकती, क्योंकि बिना साइकिल चले साइकिल का 14वां दिन आएगा नहीं, और 14वें दिन ही ओवुलेशन से सेकेंडरी oocyte मिलता है,
और उसी सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज करके प्रेगनेंसी अचीव की जाती है। तो ये एक बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है कि बिना मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रेगनेंसी अचीव नहीं की जा सकती। प्रेगनेंसी साइकिल के कौन से दिन स्टार्ट होती है, ये अगली लाइन। प्रेगनेंसी साइकिल के कौन से दिन स्टार्ट होती है, तो बात करेंगे साइकिल का पहला दिन शुरू होता है ब्लीडिंग फेज वाला, ऐसे करके धीरे धीरे जब वो साइकिल 14वें दिन पे पहुंचती है उस दिन फर्टिलाइजेशन होता है, उस दिन प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। तो एक्चुअल प्रेगनेंसी स्टार्ट कब हुई, साइकिल के 14वें दिन। लेकिन प्रेगनेंसी साइकिल के बिना स्टार्ट नहीं हो सकती थी। तो यहां पे यही डिफरेंस लेकर के आपके सामने ये दो एज बोर्ड पर प्रेजेंट है। हमारे पास एज है, एक नाम लिखा हुआ है गेस्टेशनल एज, फर्स्ट वन गेस्टेशनल एज। ये एज ऐसा बोलती है कि हमें पता है कि प्रेगनेंसी 14वें दिन से स्टार्ट होती है, फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होती है, पर हम ये जानते हैं वो 14वां दिन बिना साइकिल के नहीं आ सकता। तो ये एक एज ऐसी होती है जो साइकिल के 14 दिनों को भी गिनती है। जी हां, बड़े सोचने की बात है कि एक फीमेल को साइकिल का आया था पहला दिन और पहले दिन के बाद उस साइकिल में आया था 14th डे और 14वें दिन ही ओव्यूलेशन होने से यहां से स्टार्ट हो पाई थी प्रेगनेंसी। आपसे पूछा जाए एक्चुअल प्रेगनेंसी कौन से दिन स्टार्ट हुई थी, जवाब होगा इस दिन होगा। ये 14th डे किसका है, साइकिल का है, या अपन इसे बोल सकते हैं साइकिल का 14वां दिन क्या कहलाता है, प्रेगनेंसी का पहला दिन। आप मेरे इस स्टेटमेंट से सेटिस्फाई हैं तो ही आगे अपन बढ़ पाएंगे। ये लाइन जो मैंने बोर्ड पर लिख दी है, ऊपर वाले जो दिन बता रहा हूं ये दिन किसके हैं, साइकिल के। ये वाला दिन जो बताया मैंने बोला प्रेगनेंसी का, कि साइकिल का 14वां दिन प्रेगनेंसी का पहला दिन, उल्टा बोले प्रेगनेंसी का पहला दिन साइकिल का 14वां दिन, ये चीज होती है। एक्चुअल प्रेगनेंसी यहां से स्टार्ट हुई है, पर हम जानते हैं ये वाले दिन भी इंपॉर्टेंट थे। तो बस इन्हीं की लड़ाई है कि इन 14 दिनों को प्रेगनेंसी में काउंट करें या नहीं करें। इन 14 दिनों को प्रेगनेंसी में काउंट करें या नहीं करें, उसी को लेकर के ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं। ऊपर एक मैच खेल रहे हैं, मैंने लिखा हुआ है गेस्टेशनल एज वर्सेस फीटल एज। क्या हो रहा है, गेस्टेशनल एज बोलती है कि मैं इन 14 दिनों को काउंट करूंगी, मैं इन 14 दिनों को काउंट करूंगी। वो इसलिए करूंगी, ये 14 दिन नहीं होते तो 14वें दिन ओवुलेशन नहीं होता। इन 14 दिनों को काउंट करूंगी, ये बोल रही है गेस्टेशनल एज। यहां जो फीटल एज है ये बोलता है मैं तो उसी दिन से प्रेगनेंसी को काउंट करूंगा जिस दिन एक्चुअल में प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी। बात उसकी भी सही है, गलत नहीं है कि भाई जिस दिन प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई मैं उसी दिन से मानूंगा कि फीमेल में डेज कैलकुलेट करने हैं, यह फीटल एज बोलता है। तो कुल मिला के इन दोनों की लड़ाई का मुख्य कारण जो आपको मिला वो ये कि गेस्टेशनल एज मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिनों को काउंट करती है और फीटल एज साइकिल के 14 दिनों को काउंट नहीं करती है। यही एक मेजर अंतर है। गेस्टेशनल एज साइकिल के 14 दिनों को काउंट करती है, फीटल एज उन 14 दिनों को काउंट नहीं करती है। अब मैं 14 दिन को वीक में बोलूं तो 14 दिन का मतलब कितने वीक हो गए, 2 वीक। कितने वीक हुए, 2 वीक। तो यहां पर आपसे पूछा जाए कि एक गेस्टेशनल एज है एक फीटल एज है, इन दोनों में अंतर होगा या नहीं होगा, आप बोलेंगे हां डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस कितना होगा, वो डिफरेंस 2 वीक का होगा, 14 दिन का होगा। अब बात वो 14 दिन एक्स्ट्रा किसके पास है, गेस्टेशनल के पास या फीटल के पास, तो हम बोलेंगे वो एक्स्ट्रा दिन गेस्टेशनल के पास है क्योंकि साइकिल के दिनों को इसने जोड़ा था। तो इन दोनों में अंतर कितने वीक का, 2 वीक का। 2 वीक बड़ी कौन है, गेस्टेशनल एज। 2 वीक छोटी कौन है, फीटल एज। 2 वीक बड़ी कौन है, गेस्टेशनल एज। 2 वीक छोटी कौन है, फीटल एज। कारण क्या है, गेस्टेशनल एज ने साइकिल के 14 दिनों को इंक्लूड किया, फीटल एज ने साइकिल के 14 दिन को इंक्लूड नहीं किया। इस स्टेटमेंट को आप आगे तक भी याद रखिएगा।
बहुत बार प्रेग्नेंट फीमेल में जब सोनोग्राफी प्लान की जाती है तो सोनोग्राफी करने के बाद रेडियोलॉजिस्ट जो आपको सोनोग्राफी की लिखी हुई रिपोर्ट हाथ में देता है, उस रिपोर्ट के अंदर वो दोनों एज लिखता है, फीटल एज और गेस्टेशनल एज, दोनों एज लिखता है। तो आप वहां पे देखेंगे वो जो दोनों एज लिखता है उन दोनों में 2 वीक का अंतर होता है। अब छोटे छोटे बात करूं सवाल के तौर पे, मैं बोलता हूं यदि एक फीमेल को 22 वीक गेस्टेशन है, 22 वीक गेस्टेशन है, तो उसकी फीटल एज क्या होगी? 22 वीक गेस्टेशन है तो फीटल एज क्या होगी? हम जानते हैं गेस्टेशन और फीटस में अंतर कितने का? 2 वीक का। 2 वीक बड़ा कौन? गेस्टेशन। 2 वीक छोटा कौन? फीटल एज। तो 22 वीक गेस्टेशन है तो 20 वीक फीटल एज है। और एग्जांपल, यदि मैं कहूं किसी फीमेल को 34 वीक फीटल एज लिखा है, 34 वीक फीटल एज लिखा है, अब इस लाइन में फीटल एज दी है और पूछ रहा है गेस्टेशनल एज क्या होगी, तो हम जानते हैं गेस्टेशनल एज 2 वीक बड़ी होगी। 34 यदि फीटल एज है तो गेस्टेशन कितना है? 36 वीक का। तो यहां पर सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रेगनेंसी में आने वाली 2 एज, उनके नाम है गेस्टेशनल एज और फीटल एज। इन दोनों में अंतर है 14 दिन या 2 वीक का। वो अंतर इसलिए है क्योंकि साइकिल के 14 दिन गेस्टेशनल एज इंक्लूड करता है और साइकिल के 14 दिन फीटल एज इंक्लूड नहीं करता है। 2 वीक का अंतर यह हुआ, 2 वीक बड़ी है गेस्टेशनल एज, 2 वीक छोटी है फीटल एज। पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में फीमेल में जब भी कभी आपसे छोटा एमसीक्यू आ जाए, गेस्टेशनल और फीटल एज लिखा हुआ, तो खुद ब खुद आंसर आ जाना चाहिए। यदि मैंने कहा 12 वीक गेस्टेशन तो फीटल एज क्या होगी? आंसर 10 वीक। यदि मैंने कहा 18 वीक गेस्टेशन तो फीटल एज क्या होगी? 16 वीक। यदि मैं बोलता हूं 32 वीक फीटल एज तो गेस्टेशन क्या होगी? 34 वीक। कुल मिलाकर के आपको 2 वीक कम या ज्यादा करने हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में यदि फीटल एज दी है तो 2 वीक ज्यादा बोल के गेस्टेशन बता देंगे। क्वेश्चन में यदि गेस्टेशन दिया है तो 2 वीक कम करके फीटल एज बता देंगे, ऐसा। और इस बात के आधार पे अपन बताते हैं कि पूरी गेस्टेशनल एज, टोटल गेस्टेशनल एज हमारे पास होती है कितने वीक की? 40 वीक की। एक फीमेल की प्रेगनेंसी जो 9 महीने में इंग्लिश कैलेंडर में बोल रहे हैं अपन, वो होती है एग्जैक्टली 40 वीक की, 40 वीक की। टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज 40 वीक। तो 40 वीक गेस्टेशन के हैं या फीटल एज के? मैं बोल रहा हूं गेस्टेशन के। और निकालनी क्या है? फीटल एज। तो पता होता है जब भी आपको गेस्टेशनल एज दे तो मैं 2 वीक कम करके फीटल एज लिख दूंगा। तो फीटल एज पूरी कितने वीक की होती है? 38 वीक की होती है। प्रेगनेंसी अंग्रेजी कैलेंडर में कितने महीने की? 9 महीने की। प्रेगनेंसी वीक में पूरी कितनी? 40 वीक की। वो 40 वीक गेस्टेशन के हैं या फीटल के हैं? गेस्टेशन के हैं। 40 वीक गेस्टेशन के हैं तो फीटल के कितने होंगे? 38 वीक। अब अगली बात, ओबीजी के अथाह संसार में जितनी बार भी वीक आते हैं वो सारे वीक गेस्टेशनल एज वाले होते हैं। कहने का मतलब है बार बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़े, आपको जितनी भी बार ओबीजी में किसी भी इवेंट के वीक दिखेंगे, उदाहरण के लिए अबॉर्शन 22 वीक, आईयूडी 20 वीक, वायबिलिटी 22 वीक, स्टिल बर्थ 28 वीक, प्रीटर्म 37 वीक, क्विकनिंग 18 से 20 वीक, यहां जितने भी इवेंट है मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। इन सब में जो वीक 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 की बात चलती है, ओबीजी में वीक याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जितने भी वीक लिखे होते हैं वो सारे वीक गेस्टेशनल एज वाले होते हैं। जी हां, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ओबीजी ने अपने हर प्रोसीजर में यदि वीक का नाम लिया है तो सम्मान गेस्टेशनल एज को दिया है। यहां आज की पढ़ाई में इन दोनों में अंतर जानना जरूरी था, लेकिन भविष्य में यदि ओबीजी में कोई भी आपको वीक मिलता है तो आंसर आपको देना है कि वो वीक किसके थे? गेस्टेशन के। एग्जामिनर नहीं बोले तो भी समझ जाना कि उसने वीक किसके बताए हैं? गेस्टेशन के। तो एक बात क्लियर, प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन। अब इस चीज को अपन पढ़ेंगे डिटेल में। जैसा मैं आपसे पूछूं
कि हम पूरे आगे तक फ्यूचर में गेस्टेशनल एज पढ़ने वाले हैं या फीटल एज पढ़ने वाले हैं? आप जवाब देंगे सर जैसा कि आपने बताया ओबीजे में हर वीक गेस्टेशन को बताता है, तो हम पढ़ने भी क्या वाले हैं? गेस्टेशनल एज। आते हैं इनके क्लासिफिकेशन पे, इन्हें कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए सामने बोर्ड पे कंप्लीट एक डायग्राम अवेलेबल है आप लोगों के लिए जो दोनों एज में अंतर बता रहा है। वन बाय वन ध्यान से सुनते हैं। गेस्टेशनल एज, फीटल एज। ऊपर वाला जो लाइन है वो गेस्टेशनल एज को बता रहा है, गेस्टेशनल एज को बता रही है ऊपर वाली लाइन। यहां मैंने वीक मेंशन करे हैं, ये प्रेगनेंसी के वीक है। और आप देखेंगे जैसा मैंने बताया लास्ट वीक 40 वीक है, जो ये बताता है गेस्टेशनल एज पूरी कितने वीक की होती है? 40 वीक की होती है। नीचे वाली लाइन में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिन लिखे हुए हैं, साइकिल वाले दिन लिखे हुए हैं। क्या बताएगा? साइकिल का पहला दिन ब्लीडिंग होती है, उसके बाद डायरेक्ट आ जाते हैं साइकिल के 14th डे पे, 14वें दिन, जब ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन होता है। फिर बात कर लें थोड़ी सी और 28वां दिन साइकिल एंड हो जाती है। तो नीचे मैंने साइकिल के दिन लिखे हुए हैं। इस पूरे को अंडरस्टैंड करना है तो देखिए क्या क्या बातें चल रही हैं। ऊपर की तरफ मैंने लिखे हैं पूरे के पूरे गेस्टेशनल एज के वीक। पहले इन्हीं को सुने। क्या चीज हुई? क्या गेस्टेशनल एज मेंस्ट्रुअल साइकिल के दिनों को इंक्लूड करेगा? जी हां, हमने पढ़ा है इंक्लूड करेगा। तो 1 से 14 दिन साइकिल वाले, 1 से 14 दिन साइकिल वाले ऊपर कोरिलेट कर लीजिए। वीक मैंने बता दिया कौन सा वीक हो गया अपने पास, 2 वीक तक का काम। 0 से 2 वीक ये वो 14 दिन थे जिनमें एक्चुअल में प्रेगनेंसी नहीं थी, पर वहां पे वो प्रेगनेंसी में काउंट किए जा रहे थे। ये वाले शुरू के 2 वीक। अब आगे 2 के बाद सीधा अपन आते हैं इस मार्क पे, ये 8 वीक लिखा हुआ है। एक सेकेंड, 8 की जगह यहां मेंशन करता हूं मैं 10 वीक। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है ये, गौर से सुनिएगा इसको। 10 वीक, 2 से 10 वीक, 2 से लेके 10 वीक, मतलब इनके अंदर आप देखेंगे तो इनमें डिफरेंस कितना है? 2 से 10 वीक, अंतर कितना है? 8 वीक का। दूसरे वीक से शुरू हुआ, 10वें वीक पे खत्म हो गया, मतलब अंतर कितने का? 8 वीक का। अगली चीज 10 से 40 वीक। तो गेस्टेशनल एज को मैं 3 में क्लासिफाई कर रहा हूं। यहां मैंने लिखा कि तीनों को इंक्लूड करके गेस्टेशनल एज बोलते हैं। तो गेस्टेशनल एज में 3 पोर्शन होते हैं, 0 से 2, 2 से 10, 10 से 40। ये वीक हैं जिन्हें नाम देते हैं अपन प्री एम्ब्रियो, एम्ब्रियो और फीटस। ये गेस्टेशनल एज के पार्ट हैं। इन्हें अपन अलग से नोट डाउन करना चाहें तो बिल्कुल ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि हमारे पास एज कौन सी पढ़ रहे हैं अपन? गेस्टेशनल एज। गेस्टेशनल एज छोटी होती है या बड़ी होती है? बड़ी होती है। कितने वीक बड़ी होती है? 2 वीक बड़ी होती है। ये गेस्टेशनल एज 2 वीक बड़ी क्यों होती है? क्योंकि ये साइकिल के दिनों को इंक्लूड करती है। इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया? 3 नाम दिए गए। पहला नाम क्या दिया अपन ने? प्री एम्ब्रियो। दूसरा नाम क्या दिया अपन ने? एम्ब्रियो। और तीसरा नाम क्या दिया अपन ने? फीटस। ये 3 नाम देंगे तभी पता चल पाएगा हमारी पढ़ाई का बेस क्या रहेगा। तीनों के वीक का क्लासिफिकेशन क्या दिया? ये वाले वीक कहां से कहां तक थे? 0 से 2 वीक था। एम्ब्रियो कब से कब तक था? 2 वीक से लेकर के 10 वीक था। और लास्ट वन फीटस कब से कब तक था? 10 वीक से लेकर जब ये खत्म हो जाती है, वीक कितना आ गया? 40। तो अपन पढ़ रहे हैं इस लाइन डायग्राम से कि गेस्टेशनल एज के कितने पार्ट किए गए? 3 किए गए, प्री एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक और फीटस। हमें प्रेगनेंसी पढ़नी है। प्रेगनेंसी को गेस्टेशनल एज के द्वारा पढ़ना है। गेस्टेशनल एज में कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। वीक से क्लासिफाई करके बताएं। 0 से 2, 2 से 10, 10 से 40। नाम बताएं। प्री एम्ब्रियो, एम्ब्रियो और फीटस। तो सबसे पहले क्या पढ़ना होगा हमें? प्री एम्ब्रियो। तो जैसे ही अपन प्री एम्ब्रियो पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं ये तो हमने पढ़ लिया, 0 से 2 प्री एम्ब्रियो हमने पढ़ लिया। जी हां, क्योंकि ये कौन से वाले दिन हैं? साइकिल वाले दिन हैं। प्री एम्ब्रियो का मतलब 0 से लेकर के 2 वीक
और ये वो 14 दिन हैं जो साइकिल के हैं, और साइकिल हमने परिचय में पढ़ ली है। तो हमारे पास पढ़ने के लिए अब क्या आएगा? एम्ब्रियो। जी हां, हम अपनी प्रेगनेंसी को स्टार्ट किससे करेंगे? एम्ब्रियोलॉजी से। हम हमारी प्रेगनेंसी को पढ़ना सबसे पहले किससे शुरू करेंगे? एम्ब्रियोलॉजी से। एम्ब्रियोलॉजी से पहले वाला प्री एम्ब्रियो आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हो सर? क्योंकि हमने प्री एम्ब्रियो पढ़ लिया। कैसे कह सकते हमने प्री एम्ब्रियो पढ़ लिया? सर क्योंकि प्री एम्ब्रियो को हमने कहा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले दिन, और हमने साइकिल पढ़ ली। तो हम अपनी पढ़ाई कहां से शुरू करेंगे? एम्ब्रियोनिक पीरियड से। एम्ब्रियोनिक पीरियड कब से कब तक? 2 वीक गेस्टेशन थे 10 वीक गेस्टेशन तक। आपसे पूछेगा तो टोटल ड्यूरेशन कितनी हुई? भाई 2 से 10 तक चला है, तो टोटल ड्यूरेशन आपसे पूछेगा तो कितनी हुई भैया? वो 8 वीक। 10 माइनस 2 कितना हो गया? 8 वीक। एम्ब्रियो कितने वीक का होता है? 8 वीक का होता है। कब से कब तक होता है? 2 वीक से 10वें वीक तक होता है। ये एक बात हो गई अपने पास गेस्टेशनल एज के लिए। बात करें फीटल एज के लिए, बड़ा सिंपल है। इस नीचे वाले डायग्राम में देखें, इस डायग्राम के अंदर फीटल एज को यहां से स्टार्ट किया गया है। बिल्कुल जैसा मैंने बताया था, फीटल एज जो होती है वो ये बोलती है मैं तो प्रेगनेंसी उसी दिन से स्टार्ट करूंगी जिस दिन फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कौन से दिन होता है? 14वें दिन होता है। तो ये स्टार्ट यहां से हुई है। यहां से स्टार्ट होने का मतलब है ये 2 वीक कम रह गई। स्टार्ट के बाद एंड वहीं हो जाएगी जहां पे ये एंड होती है। इस एज को क्या बोल रहे हैं अपन? फीटल एज। तो फीटल एज 2 वीक छोटी है किससे? गेस्टेशनल एज से। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। अब इसकी प्रैक्टिस और भी कर सकते हैं, अपन ने अभी भी करी थी। जैसे मैं बोलूं 10 वीक गेस्टेशन मतलब फीटल एज कितनी? 8 वीक। ऐसी प्रैक्टिस होती है। अब यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं। ये जो लिखी है मैंने फीटल एज, फर्टिलाइजेशन से पहले स्टार्ट होती है या फर्टिलाइजेशन के बाद? फीटल एज फर्टिलाइजेशन से पहले स्टार्ट होती है या फर्टिलाइजेशन के बाद? तो फीटल एज शुरू होती है फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन को क्या बोल सकते हैं अपन? फर्टिलाइजेशन को अपन बोल सकते हैं कंसेप्शन। जी हां, फर्टिलाइजेशन का मतलब कंसीव करना, और कंसीव करने को बोलते हैं कंसेप्शन। तो हमारी फीटल एज शुरू होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, और बाद का मतलब है यहां लगा दीजिए आप ये शब्द, और ये आपने मेंशन कर दिया बोर्ड पर, पोस्ट कंसेप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, बड़े गौर से सुनना। फीटल एज का ही दूसरा नाम क्या होता है? पोस्ट कंसेप्शन। आपसे एग्जामिनर जो एमसीक्यू पूछेगा वो इसी लैंग्वेज से ज्यादा पूछेगा, जिस लैंग्वेज का नाम है पोस्ट कंसेप्शन। तो यहां पे एक स्टेटमेंट कंफर्म कर लें, फीटल एज को ही क्या कहते हैं? पोस्ट कंसेप्शन। यदि ऐसे आपने सीख लिया तो फिर से 2-3 एग्जाम्पल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूं प्रेगनेंसी 20 वीक की है, प्रेगनेंसी 20 वीक की है, इस 20 वीक को और क्या बोल सकते हैं? प्रेगनेंसी 20 वीक गेस्टेशन की है, तो इसे और क्या बोल सकते हैं? 20 वीक गेस्टेशन या 18 वीक पोस्ट कंसेप्शन। डाउट नहीं होना चाहिए। 20 वीक गेस्टेशन या 18 वीक पोस्ट कंसेप्शन, क्योंकि पोस्ट कंसेप्शन का मतलब ही क्या है? फीटल एज। ये बिल्कुल वही प्रैक्टिस है जो पहले अपन गेस्टेशनल एज और फीटल एज में कर रहे थे। अगला सवाल लीजिए, मैं बोलता हूं 35 वीक 35 वीक पोस्ट कंसेप्शन यदि है, 35 वीक पोस्ट कंसेप्शन यदि है, तो गेस्टेशन कितना होगा? तो पोस्ट कंसेप्शन मतलब फीटल एज, तो गेस्टेशन कितना हो गया? 37 वीक। तो इस बात को आइडियली दिमाग में रखना है कि फीटल एज को ही पोस्ट कंसेप्शन बोलते हैं। ये याद रखेंगे तो दोस्तों बहुत धुआंधार वाले काम कर पाएंगे। और आप मुझ पर विश्वास कैसे कर पाएंगे? तो आपको देता हूं एक सवाल जो पीजीआई एंट्रेंस में 2 बार रिपीटेटिवली पूछा गया। पीजीआई 2014 और पीजीआई 2019 के अंदर एक सवाल बड़ा फेमस पूछा गया। प्रेगनेंसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट आता है, फीटल हार्ट बीट। फीटल हार्ट बीट, वो फीटल हार्ट बीट आती है 5 वीक गेस्टेशन पे।
प्रेगनेंसी में एक इवेंट है, बच्चे के दिल की धड़कन, बच्चे के दिल का धड़कना, वो नोट किया जाता है 5 वीक गेस्टेशन पे। जैसा मैंने बताया ओबीजी में जितने भी इवेंट वीक वाले आते हैं वो सारे वीक किसको बताते हैं? गेस्टेशन को। तो 5 वीक गेस्टेशन है तो फीटल एज क्या होगी? क्या जवाब देंगे? 3 वीक पोस्ट कंसेप्शन। 3 वीक पोस्ट कंसेप्शन, दोनों एक ही बात है। 5 वीक गेस्टेशन या 3 वीक पोस्ट कंसेप्शन। यहां पे इन सब की मदद से मैं सिर्फ आपको यही एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आप 1 बाय 1 सबके जवाब दे पाएं, भविष्य में किसी प्रकार से भी डाउट ना रख पाएं। तो अब तक पढ़ी हुई पढ़ाई की समरी यह बोलती है कि प्रेगनेंसी के अंदर 2 एज होती है, एक बड़ी होती है, एक छोटी होती है। एक का नाम गेस्टेशनल एज है, दूसरी का नाम फीटल एज है। गेस्टेशनल एज साइकिल के दिनों को इंक्लूड करती है इसलिए बड़ी होती है, फीटल एज साइकिल के दिनों को इंक्लूड नहीं करती इसलिए छोटी होती है। दोनों में अंतर 2 वीक का होता है। फीटल एज को ही पोस्ट कंसेप्शन बोलते हैं। किसी भी प्रकार का एमसीक्यू आ जाए, जब गेस्टेशनल देकर फीटल पूछ ले या फीटल देकर गेस्टेशनल पूछ ले, तो 2 या तो कम करने होंगे, 2 या तो ज्यादा करने होंगे। हमें कौन सी पढ़ाई करनी है सर ये बता दो, हमें गेस्टेशनल एज पढ़ना है या फीटल एज पढ़ना है? तो मैं नहीं बताऊंगा, किताब बताएंगी। किताबें बोलती है कि जितने भी वीक होते हैं उनमें गेस्टेशन वाली बात चलती है। तो हमने डिसाइड कर लिया हम पढ़ेंगे गेस्टेशनल एज। तो जब एग्जामिनर पूछेगा हाँ भाई पढ़ना शुरू करो गेस्टेशनल एज, तो हमने देखा गेस्टेशनल एज में कितने डिवीजन होते हैं? 3 डिवीजन होते हैं। वो 3 डिवीजन कौन कौन से होते हैं? पहला डिवीजन प्री एम्ब्रियोनिक, दूसरा डिवीजन एम्ब्रियोनिक, तीसरा डिवीजन फीटस। वहां आप देखेंगे वीक में प्री एम्ब्रियो कब से कब तक? 0 से 2। एम्ब्रियो कब से कब तक? 2 से 10। फीटस कब से कब तक? 10 से 40। अब यहां पे हमने देखा क्या हमें प्री एम्ब्रियो पढ़ना है? जी नहीं साहब, हमें प्री एम्ब्रियो नहीं पढ़ना, क्योंकि हमने वो साइकिल में पढ़ लिया। तो हमें अपनी पढ़ाई की शुरुआत किससे करनी है? एम्ब्रियोलॉजी से। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, हमें प्रेगनेंसी में पढ़ने के लिए टॉपिक आज की क्लास में मिल चुका है और टॉपिक का नाम क्या होने वाला है? एम्ब्रियोलॉजी। तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक और एमसीक्यू पूछ लेता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताएं कितने वीक गेस्टेशन पे एम्ब्रियो डिक्लेयर किया? तो आपके पास जवाब है सर इतने वीक पे। तो आपको यह बता रहा हूं मैं, एक लाइन लिखता हूं कि एम्ब्रियो कितने वीक गेस्टेशन पे मिलता है। तो जवाब देना है सर 10 वीक गेस्टेशन पे मिलता है। क्लासिफिकेशन में भी मैंने देखा है कि हमारी एम्ब्रियोलॉजी दूसरे वीक से शुरू होकर के 10वें वीक पे खत्म होती है। तो एम्ब्रियो कितने वीक के बाद दिखाई दिया आपको? 10 वीक गेस्टेशन पे। क्या मैं इस 10 वीक गेस्टेशन को पोस्ट कंसेप्शन में लिख सकता हूं? जी हां, मैं गेस्टेशन को पोस्ट कंसेप्शन में लिख सकता हूं। यदि मुझे गेस्टेशन को पोस्ट कंसेप्शन में लिखना है तो मुझे वीक कम करने हैं या ज्यादा? कम करने हैं। तो 10 वीक गेस्टेशन को आप लिख सकते हैं 8 वीक पोस्ट कंसेप्शन। बड़ा ही सरल चीज है, आपको इतने एग्जाम्पलों से मैंने बताया है। सारे एग्जाम्पल ये बोलते थे कि आपको गेस्टेशनल एज और पोस्ट कंसेप्शनल एज में अंतर करना आना चाहिए। जितना भी दे दें 2 वीक का डिफरेंस बता करके काम चला सकते हैं। तो 10 वीक गेस्टेशन या 8 वीक पोस्ट कंसेप्शन, ये चीज है एम्ब्रियो। आपको मैं बता दूं डीसी दत्ता के अंदर जैसा ये क्लासिफिकेशन दिया हुआ है वहां पे लाइन लिखी हुई है कि एम्ब्रियो कब तक होता है, तो जवाब दिया हुआ है वहां पे 8 वीक पोस्ट कंसेप्शन। एम्ब्रियो में जवाब दिया हुआ है 8 वीक पोस्ट कंसेप्शन, तो उसने गलत नहीं लिखा, उसने सही लिखा है। उसके 8 वीक पोस्ट कंसेप्शन बोलने का मतलब अपने आप क्या हो गया? 10 वीक गेस्टेशन। यही डाउट एक स्टूडेंट अपने दिमाग में पाल लेता है कि मैं 8 वीक लिखूं या 10 वीक लिखूं। तो भैया 8 वीक 10 वीक तो तब लिखेगा जब उसके आगे वाली लाइन पता होगी। यदि तेरे को गेस्टेशन लिखना है तो 10 वीक लिख, यदि पोस्ट कंसेप्शन लिखना है तो 8 वीक लिखो। तो यहां पे ये एक मोटो एज को लेकर के अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। हमें पढ़ाई शुरू करनी है किसकी? एम्ब्रियोलॉजी की। जी हां, तो आइए एम्ब्रियोलॉजी शुरुआत करते हैं। फिर एक बात बता दूं मैं दोस्तों आपको, हम हमारी प्रेगनेंसी को जब शुरू कर रहे हैं तो फीमेल की बॉडी में सिर्फ एक स्ट्रक्चर है। उस एक स्ट्रक्चर का नाम क्या है हमारे पास? जायगोट। ओवम और जायगोट के लिए भी एक बात है, उसे आप इसमें देखेंगे।
ओवम और जायगोट। प्रीवियस लेक्चर में फर्टिलाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई थी कि ओवम बड़ी थोड़ी सी देर के लिए बनता है। जब स्पर्मेटोजोआ का ऊप्लाज्म से मिलन होता है बस तभी ओवम बनता है, तुरंत उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूजन से जायगोट बन जाता है। तो ओवम एक बहुत छोटा सा टाइम है, तो उसके लिए कहा गया कि ऐसा करो कि ये प्रेगनेंसी 9 महीने चलने वाली है, जायगोट बहुत कुछ करने वाला है। अब साइकिल के बचे हुए दिनों को, साइकिल के बचे हुए दिन का मतलब है 14 से 28 वाले दिनों को ओवम वाला पीरियड बोल दो। 14 से 28 वाले दिन को क्या कह दो? ओवम वाला पीरियड बोल दो। 14 से 28 दिनों को मैंने वीक में भी लिखा है। 14 दिन का मतलब है 2 वीक, 28 दिन का मतलब है 4 वीक। ये समय जो रेंज है, ये रेंज क्या कहलाती है? ओव्यूलर पीरियड। तो ओव्यूलर पीरियड कब से कब तक होता है? साइकिल की बात करेंगे तो 14वें दिन से लेकर के 28वें दिन तक। गेस्टेशन की बात करेंगे तो 2 वीक गेस्टेशन से 4 वीक गेस्टेशन तक। अब फिर वही बात आपसे पूछना, टोटल कितना था? ये उसी प्रकार का सवाल है जब मैं ऊपर पढ़ा रहा था। एम्ब्रियो कब से कब तक? 2 वीक गेस्टेशन से 10 वीक गेस्टेशन तक, मतलब कुल बीच में वीक कितने आए थे? 8 आए थे। इसी प्रकार ओवुलर पीरियड 2 वीक से 4 वीक तक, मतलब पूरे कितने वीक हैं? 2 वीक हैं। और आप मुझे यहां यह भी बता दीजिए ये ओवुलर पीरियड कब शुरू हुआ? 14 दिन से पहले या 14 दिन के बाद? जवाब देंगे सर 14 दिन के बाद। ओवम कब बनता है? स्पर्म आने से पहले, स्पर्म आने के बाद? जवाब देंगे स्पर्म आने के बाद। स्पर्म आने के बाद कंडीशन क्या होती है? फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज? आंसर देंगे सर फर्टिलाइज। तो आपसे पूछ लिया जाए ये जो ओवम बनता है ये कैसी स्ट्रक्चर है, यहां पे बोलेंगे ये पीरियड कैसा है? फर्टिलाइज। आपसे एक छोटा एमसीक्यू पूछा जाएगा, पूछा भी गया एग्जाम के अंदर, व्हाट इज ओवम? ऑप्शन सिर्फ 2। व्हाट इज ओवम? ऑप्शन सिर्फ 2। ऑप्शन नंबर 1 इट इज ए फर्टिलाइज स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर 2 इट इज ए अनफर्टिलाइज स्ट्रक्चर। जवाब क्या देंगे? फर्टिलाइज स्ट्रक्चर, क्योंकि ओवम बिना स्पर्म के आए तो बन ही नहीं सकता था। एक बात नंबर 2, यदि ये 14 दिन के बाद बना है तो 14 दिन के बाद बनना अंग्रेजी में कहलाता है पोस्ट कंसेप्शन। फर्टिलाइजेशन के बाद वाला समय क्या कहलाता है? पोस्ट कंसेप्शन। तो बिल्कुल ओवुलर पीरियड को बोल सकते हैं 2 वीक पोस्ट कंसेप्शन। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो 2 वीक का समय होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो 2 वीक का समय होता है, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? ओव्यूलर पीरियड। तो इन समरी there are multiple time period range from different weeks and arise the question in our competitive examination. We have to stand on our side. हमें हमारी तरफ खड़े होकर बड़े आराम से देखना है कि उसने क्या पूछा है। उसने रेंज पूछी है, टोटल टाइम पूछा है, गेस्टेशन पूछा है, पोस्ट कंसेप्शन पूछा है। उदाहरण देता हूं, आपसे एग्जामिनर ने एम्ब्रियो की रेंज पूछी गेस्टेशन में, एम्ब्रियो की रेंज पूछी गेस्टेशन में। जवाब देंगे 2 वीक गेस्टेशन से 10 वीक गेस्टेशन तक। आपसे एग्जामिनर ने टोटल ड्यूरेशन एम्ब्रियो की पूछी, टोटल ड्यूरेशन, तो जवाब देंगे 10 - 2 = 8 वीक। आपसे एग्जामिनर ने ओव्यूलर पीरियड की रेंज पूछी गेस्टेशन में, जवाब देंगे 2 वीक गेस्टेशन से 4 वीक गेस्टेशन। एग्जामिनर ने टोटल ड्यूरेशन पूछी, आंसर देंगे 2 वीक। अगला सवाल पूछा ओवम फर्टिलाइज है या अनफर्टिलाइज? जवाब क्या देंगे? फर्टिलाइज। फर्टिलाइज के बाद बनता है, समय क्या दे दिया? पोस्ट कंसेप्शन। तो ओवुलर पीरियड कब से कब तक? 2 वीक गेस्टेशन से 4 वीक गेस्टेशन या 2 वीक पोस्ट कंसेप्शन। तो आते हैं अब अपन अपनी पढ़ाई को शुरू करने, ध्यान देते हैं उस जायगोट पे। आपको मैं इन 2 लेक्चर्स में क्या पढ़ाने वाला हूं उन्हें मैं आपको एक छोटे से इवेंट से बताऊंगा। एक बार देख लीजिए डायग्राम को सामने। इस डायग्राम को ही अपन अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये डायग्राम बताने वाला है किस प्रकार जर्नी रहने वाली है जायगोट की।
सुनिए बड़े ध्यान से। हम जानते हैं कि हमारे पास इस प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में सिर्फ एक सेल है जिसका नाम जायगोट है। सब बोल जाइए, वो जायगोट कहां बना था? जहां फर्टिलाइजेशन हुआ था। फर्टिलाइजेशन कहां हुआ था? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में हुआ था। उसके बाद जो सामने बोर्ड पे डायग्राम की हेडिंग है, हेडिंग लिखी हुई है ओव्यूलेशन से लेकर के इंप्लांटेशन तक। हमें यही डिस्कस करना डेवलपमेंट में। ओव्यूलेशन से लेके, ओव्यूलेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से लेकर के इंप्लांटेशन तक कौन कौन सी डेवलपमेंटल स्टेजेस दिखती है, उनकी छोटी सी समरी इस डायग्राम में है। उस समरी को ही अपन लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। यहां सिर्फ समरी है, देखें वन बाय वन। सबसे पहले यहां बताया गया कि ओवेरी है और ओवेरी ने रिलीज कर दिया सेकेंडरी oocyte। जिन पे मार्क कर रहा हूं उन्हीं को देखना। यहां ओवेरी है, रिलीज कर दिया सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte की जगह ये बता रखी है, ये रहा एरिया। सेकेंडरी oocyte रिलीज होते ही यदि स्पर्म आ गया तो हो गया फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही है। और आगे बढ़े, अब बनने वाली कंडीशन क्या कहलाती है? जायगोट। हमने पढ़ा हुआ है, कल ही पढ़ा था। जब अपने पास फर्टिलाइजेशन होता है तो बनने वाली कंडीशन जायगोट। और जायगोट भी कहां है? ये अंदर जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं वो बताना चाहता है कि क्या क्या चल रहा है। पहला वाला मार्क बोल रहा है सेकेंडरी oocyte का निकलना, दूसरा वाला बोला है स्पर्म के आने पे फर्टिलाइज होना, तीसरा वाला बोल रहा है जायगोट बन जाना। ये पूरी फैलोपियन ट्यूब है। ये अपने पास जो एरिया है यहां से लेकर के यहां तक का ये फैलोपियन ट्यूब है। और उसके बाद जो अपने पास एरिया है यहां से लेकर यहां तक वाला ये यूटेराइन कैविटी है। तो जायगोट कहां पर मिल रहा है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब बढ़ते हैं आगे वापस से। जायगोट के बाद ये तीन मार्क किए हुए हैं, ये एक, ये दो और ये तीन। इन तीनों को देखें, इन तीनों में जायगोट डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के कभी 2 सेल, कभी 4 सेल, कभी 8 सेल होता रहता है। तो जायगोट का डिवीजन भी कहां चल रहा है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अभी तक सारा काम यहां चल रहा है। फिर क्या होगा? इसके बाद देखें इस वाले मार्क को। इस वाली कंडीशन में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकल करके हमारी जो फर्टिलाइज स्ट्रक्चर है यूटेराइन कैविटी में आ रही है। ऐसा डेवलपमेंट डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये कंडीशन फैलोपियन ट्यूब से निकल करके यूटेराइन कैविटी में आने वाली होती है। नाम भी दिया गया है उसको मॉरुला, अपन भी पढ़ेंगे डिटेल में। अब ये यूटेराइन कैविटी के अंदर ही आता जा रहा है और अंदर ये देखिए यहां पे भी आ गया, ये मार्क किया हुआ, और यहां पे आ गया। ये वाली कंडीशन ऐसी बता रही है कि हमारे पास जो फर्टिलाइज स्ट्रक्चर थी वो यूट्रस की दीवार से चिपक गई, यूट्रस की लेयर पे अटैच हो गई, और अटैच होते ही वहां पे हमने बोल दिया कंडीशन कौन सी? इंप्लांटेशन। यहां पर इस डायग्राम के अंदर कुछ दिन और ड्यूरेशंस भी बता रखी हैं। जी हां, दिन भी लिखे हुए मेंशन कर रखे हैं। आप देखेंगे ये छठा दिन बोल रखा है या 72 आवर बता रखे हैं, इस प्रकार से। तो ये जो जर्नी चल रही है इसी को एक्सप्लेन करना हमारे लेक्चर का पर्पस है। प्रेगनेंसी में क्या होता है? तो जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, मतलब प्रेगनेंसी कब से स्टार्ट होती है? जिस दिन फीमेल सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है, उस सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन होता है, उस फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनता है। वो जायगोट 3 से 4 दिन फैलोपियन ट्यूब में पड़ा रहता है। उसके बाद अगले दिन यूटेराइन कैविटी में जाता है। कैविटी में और घूमने के बाद यूट्रस की दीवार से चिपक जाता है और चिपक करके ठिकाना मिल जाता है। ये जो जर्नी है स्टेप बाय स्टेप डील करने वाले हैं हम अपने लेक्चर्स में। इस डायग्राम की मदद से हमें यह आइडिया रहेगा आखिरकार एक फर्टिलाइज स्ट्रक्चर, एक जायगोट कैसे मूवमेंट करता है। तो इस कैटेगरी में पढ़ना शुरू करते हैं डेवलपमेंट। तो हमारे पास जो डेवलपमेंटल डेज हैं वो अपनी हेडिंग हो चुकी है। जी हां, हेडिंग बोर्ड पे डाल देता हूं डेवलपमेंटल डेज। हमारे पास डेवलपमेंट करने के लिए सिर्फ एक स्ट्रक्चर अवेलेबल है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? जायगोट। जायगोट को बोला है जो भी करना है तुझे करना है, और ये जायगोट करेगा अब डेवलपमेंट।
तो उस डेवलपमेंट में आप देखेंगे यहां पे इंपॉर्टेंट वन चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। 5 ऐसे स्पेसिफिक डेज होते हैं जिनमें डेवलपमेंट देखा जाता है प्रेगनेंसी में। वो दिन है 1, 4, 5, 8, 12। पहले दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 8वें दिन, 12वें दिन। इन दिनों में ही ये जायगोट मल्टीपल स्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा। फिर से सुने कि हम हमारी पढ़ाई में, हम हमारे दिनों में जो डेज लिखे हैं वो डेज कौन कौन से होंगे। वो डेज पहला दिन होगा, वो डेज चौथा दिन होगा, वो 5वां होगा, वो 8वां होगा और 12वां होगा। कुल मिलाकर के हमारे पास इंपॉर्टेंट वन कितने माइलस्टोन है? 5 माइलस्टोन है। 5 माइलस्टोन का मतलब होता है पहले दिन का डेवलपमेंट, चौथे दिन का डेवलपमेंट, 5वें दिन का डेवलपमेंट, 8वें दिन का डेवलपमेंट, 12वें दिन का डेवलपमेंट। और इन्हीं डेवलपमेंटल डेज को अपन यहां पे डिस्कस करेंगे। तो आते हैं 1 बाय 1 अपन इन डेवलपमेंट डेज की पढ़ाई करना। हम जैसे बताया कि ये 5 दिन पढ़ने हैं, तो हमारे पास हेडिंग हो गई सबसे पहले फर्स्ट डे का डेवलपमेंट। फर्स्ट डे डेवलपमेंट बोर्ड पर पहला दिन लिख दिया गया है। अब अपन इसको पढ़ते हैं। प्रेगनेंसी का पहला दिन, बताइए पहले दिन क्या होता है जिस दिन फीमेल प्रेग्नेंट होती है? जिस दिन फीमेल प्रेग्नेंट हुई वो पहला दिन है। उस पहले दिन क्या होता है? तो पहले दिन तो अपन जानते हैं प्रेगनेंसी शुरू कब हुई थी? जब जायगोट बना था। तो फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ जायगोट। फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ जायगोट। यह जायगोट कहां पर है? फैलोपियन ट्यूब में है, यूट्रस में है। डायग्राम में भी देखा और थ्योरी से भी समझो। जायगोट कहां मिलेगा? फैलोपियन ट्यूब में। तो जायगोट प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब। फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ जायगोट अवेलेबल इन फैलोपियन ट्यूब। क्या हम जायगोट की स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं? क्या हमने फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट के डायग्राम को देखा था? जी हां, बिल्कुल देखा था। तो जायगोट कैसी सेल थी? पेयर थी या अनपेयर थी? वो पेयर सेल थी, वो सिंगल सेल थी, वो फर्टिलाइज थी। तो जायगोट कैसी कंडीशन है? जायगोट फर्टिलाइज सेल है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि पहले दिन वो और क्या करेगा। तो जैसा अपने डायग्राम में भी देखा था, मैं भी आपको दोबारा बताता हूं, रिवाइज करवाता हूं कि ये अपने पास यूटेराइन कैविटी, ये हमारे पास फैलोपियन ट्यूब, और मान के चल लीजिए ये हमारे पास यहां पर अवेलेबल है जायगोट। ठीक है, ये जायगोट फैलोपियन ट्यूब में अवेलेबल है। अब ये जायगोट क्या करेगा? ये जायगोट करेगा सेल डिवीजन। ये जायगोट सेल डिवीजन करेगा। जायगोट एक सिंगल सेल है, एक कोशिका है। जायगोट एक सिंगल सेल है, एक कोशिका, सिंगल सेल जायगोट। अब इसे करना है डिवीजन। हमने देखा सेल डिवीजन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। जैसा मैंने बता दिया, पूरी जिंदगी में ऊपर से नीचे तक शरीर में केवल क्या चलता है? माइटोसिस। केवल और केवल स्पर्म ओवम बनाने होते हैं तो चलता है मियोसिस। तो क्या हमें सामने स्पर्म ओवम बनाने हैं? नहीं बनाने, हमें बच्चा बनाना है। तो डिवीजन कौन सा चलेगा? माइटोसिस। सेल डिवीजन चलता है। मजे की बात, सेल डिवाइड हो रही है मतलब सेल काम कर रही है। और कोई भी कोशिका फोकट में काम नहीं करती है। काम करने के लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कौन देता है? न्यूट्रिशन। तो जायगोट भी डिवाइड तब करेगा जब उसे न्यूट्रिशन मिलेगा। जायगोट है कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में। तो जायगोट को न्यूट्रिशन कौन देगा? तो जायगोट ये बोलता है कि घबराओ मत, मेरे पास खुद के पास 3 पोलर बॉडी है। क्या हम पोलर बॉडी को जानते हैं? जी हां, जानते हैं। पोलर बॉडी की संख्या कितनी होती है? यदि फर्टिलाइज हो गया तो 3 होती हैं। वो तीनों पोलर बॉडी आपको कहां मिलेगी? जायगोट के पास। तो जायगोट को न्यूट्रिशन देने का काम कौन करता है? पोलर बॉडी। एक बात नंबर 2, ये फैलोपियन ट्यूब बोलेगी जायगोट को कि तू मेरे पास है, मेरे पास आया है, थोड़ा न्यूट्रिशन मुझसे भी लेके जा। वो कैसे? तो एनाटॉमी में पढ़ाया जाता है, फैलोपियन ट्यूब की सबसे अंदर की जो म्यूकोसा परत है उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं,
सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड। सीलिएटेड कोशिकाएं मूवमेंट कराती हैं, दौड़ाती है, भगाती हैं। नॉन सीलिएटेड वही पड़ी रहती हैं। इस कंडीशन में आपको मैं बताऊं, फैलोपियन ट्यूब की दीवार में कई सारी नॉन सीलिएटेड कोशिका हैं। वो नॉन सीलिएटेड कोशिका यही पाई जाती हैं और उन सभी सेल का प्राइमरी पर्पस होता है न्यूट्रिशन देना, और वो कोशिका का नाम है पेग सेल। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। फैलोपियन ट्यूब की म्यूकोसा में जायगोट को न्यूट्रिशन देने वाली सेल कौन सी है? पेग सेल। तो जायगोट जो करने वाला था वो काम करवाने के लिए हमने इसका जुगाड़ कर दिया। हम पढ़ रहे हैं प्रेगनेंसी में डेवलपमेंट में आ रहा है पहले दिन हमारे पास अवेलेबल है जायगोट पड़ा हुआ है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब में पड़े हुए जायगोट को करना है क्या काम? करना है सेल का डिवीजन करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन कौन देगा? दो जने कौन? एक तो जायगोट के पास ऑलरेडी अवेलेबल पोलर बॉडी, और दूसरा फैलोपियन ट्यूब की पेग सेल। इन्होंने न्यूट्रिशन दिया, जायगोट को मोटिवेट किया। हर इंसान को काम करने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है, बिना मोटिवेशन के काम नहीं होता है। तो जायगोट को बोलिया कि हमने तेरे लिए खाने का भंडारा खोल दिया, अब डिवीजन कर, कुछ करके दिखा, कुछ बना के दिखा, संसार को चमका, अपना जलवा दिखा। बिल्कुल सेल डिवीजन करता है। इतनी मेहनत होने के बाद यह जायगोट सेल डिवीजन करता है, और जब पहली बार डिवीजन करता है, फर्स्ट टाइम, पहली बार जायगोट, बिल्कुल प्रेगनेंसी शुरू हुई है, दुनिया भर के डिवीजन करने वाला है, पर पहली बार का मजा ही अलग होता है। आपके भी जीवन में कभी ऐसा समय आया होगा जब आपने कुछ कांड पहली बार किया होगा। तो फर्स्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार जब ये डिवीजन करता है तो 1 से 2 कोशिकाएं बनाता है, और बनने वाली 2 कोशिकाओं का नाम कहलाता है ब्लास्टोमियर। जी हां, जायगोट एक सिंगल सेल थी जो डिवाइड होकर के 2 सेल बनाती है। जायगोट एक सिंगल सेल है जो डिवाइड होकर 2 सेल बनाती है, और वो 2 सेल क्या कहलाती हैं? ब्लास्टोमियर। डेवलपमेंटल डेज में आपके पास धनाधन एक के बाद एक शब्दावली आती रहेगी। फिलहाल जो शब्दावली आ गई है उसका नाम है ब्लास्टोमियर, और ये पहली बार डिवीजन करता है। करने में समय लग जाता है लगभग 30 घंटे का। कितना समय लग गया? 30 घंटे का। तो ये अपने पास सबसे पहला था पहले दिन का डेवलपमेंट, फर्स्ट डे ऑफ डेवलपमेंट इन प्रेगनेंसी, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ जायगोट। जायगोट इज सिंगल सेल available in fallopian tube. For cell division, the nutrition is provided by polar body and PEG cell. PEG cell are present in mucosa of fallopian tube. The first division of zygote result into formation of 2 cells known as blastomere, and the time required is about 30 hours. 30 घंटे। फर्स्ट डे। आते हैं अगले दिन के चमत्कार पे। जैसा मैंने बताया पढ़ेंगे 1, 4, 8, 5, 12। तो अपने पास अगला माइलस्टोन वाला जो डे आने वाला है वो डे मैं बताता हूं। अपने पास है 4th डे, चौथा दिन। 4th डे का डेवलपमेंट आपको बताता हूं दोस्तों, गौर से देखिएगा। 4th डे क्या बड़ी माइलस्टोन वाली चीज आती है। तो 4th डे में अपन बात कर रहे हैं कि प्रीवियस से आगे नॉलेज लेंगे कि जायगोट ने डिवीजन करना शुरू कर दिया था। 30 घंटे के बाद पहला डिवीजन कर दिया था। अब वो लगातार धनाधन डिवीजन करता रहेगा। डायग्राम की हेल्प से भी चीज को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये अपने पास में यूटेराइन कैविटी है, और यूटेराइन कैविटी के बाजू में ये फैलोपियन ट्यूब है, और फैलोपियन ट्यूब के अंदर अपने पास जायगोट है जो डिवीजन लगातार कर रहा है। तो जायगोट लगातार डिवीजन कर रहा है। 1 से 2 सेल बनती हैं। डिवीजन करके बताएं कि अपने पास 1 सेल थी, 1 से डिवीजन करेंगे 2 बनेगी, 2 से करेंगे 4 बनेगी, 4 से करेंगे 8 बनेगी, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। गणित बहुत बढ़िया चलती रहेगी। जायगोट जब भी डिवाइड होता जाएगा सेल के नंबर डबल होते जाएंगे।
पहले डिवीजन से 2, फिर 4, 8, 16, 32, 64, ये लगातार चलता रहता है। बात करते हैं यहां पे कि एग्जैक्टली ये जो है 16 सेल, इसे हम स्पेसिफिक नाम से जानते हैं। जिस प्रकार हमने 2 सेल पहली बार जब हुआ था तो नाम दिया था अपन ने ब्लास्टोमियर, अभी बात करी है अपन ने, उसी प्रकार जब ये कोशिकाओं की संख्या पहुंच जाती है 16 तो भी दिया जाता है विशेष नाम। एक जायगोट जब डिवाइड होकर के 16 कोशिकाएं बनाता है, उन 16 कोशिकाओं का विशेष नाम होता है और उस विशेष नाम को बोलते हैं अपन मोरूला। क्या नाम देंगे? मोरूला। मोरूला में कितनी सेल है? सिंगल सेल है या मल्टीपल सेल है? मल्टीपल सेल है। वो मल्टीपल सेल कितनी है? 16 सेल। तो यहां पे आता है 16 सेल स्ट्रक्चर। 16 सेल स्ट्रक्चर नोन एज मोरूला। 16 कोश की अवस्था मोरूला कहलाती है। और मजे की बात यह है, यह मोरूला हमें कौन से दिन मिलता है? चौथे दिन। इसको बनाने में लगभग लग जाते हैं 96 आवर, 96 घंटे लग जाते हैं। और 96 घंटे का मतलब है लगभग चौथा दिन। तो प्रेगनेंसी में 4th डे कौन मिल गया आपको? मोरूला। और ये मोरूला भी अपने पास कहां पर पाया जा रहा है? अभी फैलोपियन ट्यूब में। मोरूला का मतलब है उसके अंदर कोशिकाएं बहुत सारी हैं। नंबर दिए मैंने कितनी हैं? वो 16 सेल हैं। मोरूला का एक डायग्रामेटिक वर्जन भी बता दूं आपको। तो एग्जाम्पल के लिए ये अपने पास एक लाइनिंग और फिर इसके अंदर आप बना दीजिए बहुत सारी कोशिकाएं और उन कोशिकाओं को आप बोल देंगे कि लगभग ये 16 हो गई हैं और 16 हो गई हैं तो इनका नाम दे देंगे अपन मोरूला। डायग्राम और क्लियर भी बनाया जाएगा पर फिलहाल एक्सप्लेनेशन के लिए इसको सुने। 16 सेल स्ट्रक्चर नोन एज मोरूला डेवलप ऑन 4th डे। चौथे दिन ये बन गया। अब खास बात देखिए, ये मोरूला जो चौथे दिन बनता है, अब ये फैलोपियन ट्यूब से मूव करके अंदर की तरफ यूटेराइन कैविटी में आने वाला है, आना चाहता भी है। अंदर आने का कारण क्या होगा तो उसे गौर से सुने। पहली बात तो ये कि जायगोट जानता है उसे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारा डिवीजन करना है तो बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए। जैसा मैंने बताया कि न्यूट्रिशन देने के लिए पोलर बॉडी होती है और पेगसेल भी होती है, पर यह न्यूट्रिशन कब तक दे पाएंगे? उसे ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए। मैक्सिमम न्यूट्रिशन पाया जाता है यूट्रस के अंदर, और यूट्रस के अंदर भी बात करें तो एंडोमेट्रियम में पाया जाता है। तो न्यूट्रिशन की चाहत रखता है मोरूला भी, इसलिए वो फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकलना चाहता है। बात नंबर 1, क्यों एक मोरूला फैलोपियन ट्यूब से यूटेराइन कैविटी की तरफ आ रहा है? तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है न्यूट्रिशन, कि मुझे खाना चाहिए। बात नंबर 1। बात नंबर 2, नीचे आने का दूसरा कारण भी है। जैसा मैं बोल रहा था, फैलोपियन ट्यूब के अंदर दोनों प्रकार की कोशिकाएं होती है, खिलाने वाली, भगाने वाली। जी हां, खिलाने वाली, भगाने वाली, सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड। जो सीलिएटेड है वो मूवमेंट कराती है, बोलती है भाग जा भाग जा भाग जा, और भगा भगा करके कहां पहुंचा देती है? यूट्रस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फैलोपियन ट्यूब के सीलिया मोरूला को धक्का मारकर भेज रहे हैं यूटेराइन कैविटी में। खुशनसीब होती है इस पृथ्वी पर जन्मी वो सारी सुंदर नारियां जिनके फैलोपियन ट्यूब के सीलिया मोरूला को धक्का मारते हैं, क्योंकि बदनसीबी में कभी फैलोपियन ट्यूब के सीलिया ने धक्का नहीं मारा तो यह मोरूला फैलोपियन ट्यूब में ही रह जाएगा, डिजीज बन जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो यहां पे जो हो रहा है सही हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है। तो एक तो न्यूट्रिशन, और दूसरा मैंने बताया इसे कौन भगा रहा है? वहां पे सीलिया। और इसके कारण यह मोरूला कहां पे आ जाता है? यूटेराइन कैविटी में। वन थिंग। नेक्स्ट थिंग, एक सवाल और बनता है कि एक बार जब मोरूला ने डिवीजन करने की ठान ली, एक बार जब जायगोट ने सेल डिवीजन करने की ठान ली, तो वो एक पल के लिए भी नहीं रुकता है। 16 सेल को मोरूला बोलते हैं।
वो 16 सेल जो मोरुला की हैं फैलोपियन ट्यूब से बाहर आना चाहती हैं, पर यहां पर क्या होता है, बाहर आते आते एक दो बार और डिवीजन कर सकता है, बाहर आते आते एक बार और डिवीजन कर सकता है। मान लीजिए रास्ते में डिवीजन कर लिया एक बार इस जगह, या अंदर पहुंचते पहुंचते डिवीजन कर लिया दूसरी बार, तो अपन जानते हैं डिवीजन होगा तो क्या होगा, एक बार डिवीजन करेगा तो 16 से 32 हो जाएगा, और दो बार मजे ले लिए तो 16 से 64 हो जाएगा। अब हमें यह फिक्स नहीं है कि वो बिना डिवीजन के यूट्रस में आएगा कि एक डिवीजन के बाद यूट्रस में आएगा या दो डिवीजन के बाद यूट्रस में आएगा। तो एग्जामिनर सवाल बनाता है कि मोरुला कितनी सेल स्टेज में यूट्रस में एंट्री करता है, एक मोरुला कितनी सेल स्टेज में यूट्रस में एंट्री करता है। तो जवाब देंगे सर यदि एक बार भी डिवीजन नहीं किया तो 16 सेल में, एक बार कर लिया तो 32 सेल में, और दो बार कर लिया तो 64 सेल में। तो एग्जैक्ट आंसर देना हो तो पूरी रेंज ही दे दीजिए ना, तो रेंज आती है 16 से 64 सेल। एक मोरुला कितनी अवस्था में एंट्री करता है, नाम दे देते हैं 16 से 64 सेल। लास्ट लाइन आती है मोरुला की स्ट्रक्चर के आधार पे। मोरुला की जो स्ट्रक्चर दिखा रही है, इसकी शेप बताई जाती है कि ये किसके समान होता है, मैलबरी के समान। जी हां, मैलबरी को हिंदी में, देसी में, दिहाड़ी में बोलना शुरू करे तो होता है शहतूत। याद कीजिए बचपन वो सरकारी स्कूल जिसमें अपन आते वक्त शहतूत के पेड़ पे नीचे गिरे हुए मिट्टी के शहतूत को धोके चाट के खाया करते थे, वो शहतूत जिसमें बहुत ही छोटे 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 दाने होते थे, मैलबरी के समान स्ट्रक्चर बताई जाती है मोरुला की। तो ये आपके पास सामने बोर्ड पे अवेलेबल है 4th डे का डेवलपमेंट। इस 4th डे के डेवलपमेंट को आप लोग बड़े ध्यान से देखें, क्या बताया जा रहा है, 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप। 4th डे ऑफ प्रेगनेंसी कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ मोरुला। व्हाट इज मोरुला? इट इज ए 16 सेल स्ट्रक्चर। व्हाट इज ब्लास्टोमियर? 2 सेल स्ट्रक्चर। व्हाट इज जायगोट? सिंगल सेल स्ट्रक्चर। आई रिपीट अगेन, सिंगल सेल स्ट्रक्चर जायगोट, 2 सेल स्ट्रक्चर ब्लास्टोमियर, 16 सेल स्ट्रक्चर मोरुला। ओके फाइन, नेक्स्ट वन। यहां पे ये जो मोरुला बना है 4थे दिन बना है। अब बात कर रहे हैं ये फैलोपियन ट्यूब में रहेगा कि यूट्रस में आएगा? यूट्रस में आएगा। कारण कितने? 2 कारण। पहला कारण न्यूट्रिशन, दूसरा कारण सीलिया। पहला क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। दूसरा कौन भगा रहा है? सीलिया। भाग के कहां पर आएगा? यूट्रस के अंदर। आते आते डिवीजन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। तो कितनी सेल में एंट्री करता है? 16 से 64 में। और शेप किसके प्रकार दिखाई देती है? मैलबरी के समान दिखाई देती है। ये हुआ अपने पास मोरुला, और हमारे पास डेवलपमेंट का डे हुआ कंप्लीट 4th। फर्स्ट डे डेवलपमेंट, 4th डे डेवलपमेंट, और नाउ वी हैव टू मूव ऑन नेक्स्ट वन माइलस्टोन, 5th डे डेवलपमेंट। पहले दिन, चौथे दिन, और अब आ जाते हैं अपन अपने अगले दिन पे। अगले दिन का डेवलपमेंट है अपने पास में 5th डे, 5वां दिन। 5वें दिन का डेवलपमेंट जो है वो काफी मेजर चेंजेस को लेके आता है। 5वें दिन का डेवलपमेंट अपन जब डिस्कस करेंगे तो दिमाग के बहुत सारे छुपे हुए जो परतें हैं वो सारी खुल जाएंगी कि एक्चुअल में 5वें दिन ही ये मोरुला कौन से माइलस्टोन को प्रिपेयर कर लेता है। तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसे अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अभी सिर्फ अपन जो चौथे दिन तक आपको बताया है वहीं तक रहिए। अभी अभी आपने यूट्रस में एंट्री मारी ही है, कुछ देर इस यूट्रस के खुले मैदान का आनंद लीजिए, जायजा लीजिए, उसी में अपनी बेनिफिशियरी है। आज में जो पढ़ाया उसे अपन क्विक 2 मिनट में रिवाइज करके देख लेते हैं कि हमने स्टार्ट करा था प्रेगनेंसी वाला इवेंट। सबसे पहले बात करी एज की। प्रेगनेंसी में कितनी एज? 2 एज। कौन कौन सी? गेस्टेशनल एज और फीटस एज। बड़ी कौन सी? गेस्टेशनल। छोटी कौन सी? फीटस। अंतर कितना? 2 वीक का। सबसे मजे की बात, फीटस एज को ही क्या बोलते हैं? पोस्ट कंसेप्शन।
क्या कहते हैं? पोस्ट कंसेप्शन। भविष्य में ओबीजी में कभी भी किसी माइलस्टोन के लिए किसी वीक को एक्सप्लेन किया जाएगा तो वो वीक गेस्टेशन का होगा या कंसेप्शन का? आंसर देंगे वो वीक होगा गेस्टेशन का। हमें पढ़ाई करनी है गेस्टेशन की। गेस्टेशनल एज कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? प्री एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक, फीटल। हमें पढ़ाई किसकी करनी शुरुआत करनी थी? एम्ब्रियो की, क्योंकि हम प्री एम्ब्रियो पढ़ चुके हैं। इसी चीज को अपन ने बताया इन लाइनों से। कंप्लीट डिस्कशन सामने की तरफ अवेलेबल है गेस्टेशनल एज का, फीटल एज का। यही विशेष आया एक ओविलार पीरियड। ओविलार पीरियड कब से कब तक था? साइकिल के 14वें दिन से साइकिल के 28वें दिन तक। वीक की बात करें तो 2 वीक से लेकर के 4 वीक तक। कुल ड्यूरेशन कितनी थी? 2 वीक की ड्यूरेशन थी। फिर अपन आ गए अपने इवेंट्स पे। हमने यहां देखा डायग्राम की मदद से कि फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद बच्चे को यूट्रस की दीवार पर चिपकाकर छोड़ के आना है, और यही सब पूरी पढ़ाई हमें आगे कंटिन्यू करनी है। उस कैटेगरी में मैंने बताया आपको डेवलपमेंट डेज पढ़ेंगे, वो कैटेगरी होगी 5, 1, 4, 5, 8, 12। फिलहाल हमने आज 2 पढ़े हैं। पहला पढ़ा अपन ने फर्स्ट डे। फर्स्ट डे हमारे पास होता है जायगोट। व्हाट इज जायगोट? सिंगल सेल, 2 सेल, मल्टीपल सेल। आंसर सिंगल सेल। कहां पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में। क्या करना है? सेल डिवीजन करना है। खाना चाहिए? बिल्कुल चाहिए। कौन देगा? 2 जने। 2 जने कौन कौन? पैग सेल और पोलर बॉडी। पोलर बॉडी खुद के पास, पैग सेल किसकी? फैलोपियन ट्यूब की। डिवीजन करके क्या गुल खिलाएगा? 2 कोशिका बनाएगा। पहली बार कुछ काम किया है, बधाई दे, शाबाशी दे। बनने वाली चीज का नाम क्या है? ब्लास्टोमियर। समय कितना लग गया? 30 घंटे का। अगला माइलस्टोन कौन सा दिन आया? चौथा दिन आया। चौथे दिन क्या कुल खिलाया? मरुला बनाया। मरुला कितने सेल? 16 सेल। क्या ये मरुला फैलोपियन ट्यूब में रहेगा कि कहीं जाएगा? जाएगा। कहां जाएगा? यूटेराइन कैविटी में जाएगा। क्यों जाएगा? 2 कारण। पहला कारण अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। दूसरा कारण भगा रहा है। कौन भगा रहा है? सीलिया भगा रहे हैं। किसके सीलिया? फैलोपियन ट्यूब के। क्या होता यदि फैलोपियन ट्यूब के सीलिया नहीं भगाते तो बच्चा ट्यूब में अटक जाता, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कर जाता। अब आगे ये मॉरुला कैविटी में आता है। कैविटी में आते वक्त डिवीजन किया या नहीं किया, उसके आधार पे एक रेंज होती है कितनी सेल स्टेज में एंटर करता है। जवाब देंगे 16 से 64। एक रेंज दी है। ये अपने को दिखता कैसा है? शहतूत के समान और मैलबरी के समान। आफ्टर दैट वी हैव टू रीच अपॉन डे नंबर 5 एंड फॉर दैट डे माइलस्टोन वी हैव टू प्रोसीड ऑन आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए, कहीं मत जाइए। मैं आपको संभला के जा रहा हूं मेरा 4 दिन का बच्चा। मुलाकात करते हैं 5वें दिन। धन्यवाद।